Very good afternoon, everyone. Myself, Dr. Aditi Agarwal, and I am Assistant Professor in Aryan College of Professional Education, रतलाम। अभी इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था, क्लास थी, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर हमने हैवेल्स का एक केस स्टडी भी पढ़ा था। उन जो मिड डे मील प्रोजेक्ट वो चलाते हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो अलवर रीजन के अंदर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उनके कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो अपना सपोर्ट देते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो हमने पढ़ा था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ द थिंग इज कि अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और बिजनेस को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फुलफिल करनी चाहिए। बट द थिंग इज कि कौन से ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी के जिनके प्रति जो बिजनेस होता है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। देखो, बेसिकली हम स्टैक होल्डर जो बोलते हैं, हम स्टैक होल्डर बोलते हैं उनको जो कि आपके बिजनेस के अंदर जिनका शेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन इन वी कैन से कि जो भी लोग, ठीक है, आपके बिजनेस से किसी ना किसी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं या आपके बिजनेस में किसी ना किसी तरीके का उनका कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सब आपके स्टैक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस में एक इंटरेस्ट रखते हैं। अब वो जितने भी लोग जो कि आपकी बिजनेस में जिनका कोई इंटरेस्ट है या जिन आपकी वजह से जो अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी बिजनेस की वजह से जिनके ऊपर प्रभाव आ रहा है, वो सारे लोगों के प्रति एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको बिजनेस को पूरा करना होता है। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? तो बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति है? कस्टमर्स के प्रति, सप्लायर्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, कॉम्पिटिटर्स, सोसाइटी, शेयर होल्डर्स, इन सब के लिए जो बिजनेस होता है उसकी कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। अब हम एक एक करके ये पढ़ेंगे कि किस किसके लिए क्या क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो भी आपका शेयर होल्डर है या जो भी आपका ओनर है या इन्वेस्टर है, उसके प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी आपका शेयर होल्डर है उसने आपका बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, शेयर में आपके पैसा लगाया, तो जब उसने पैसा लगाया तो ये उसके लिए रिस्क था, ठीक है। और जो उसने पैसा लगाया, जो शेयर उसके पास जितने हैं उसके अगेंस्ट उसको टाइम पे डिविडेंड देना, ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपको उसको जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है उसके हिसाब से आपको उसको क्या देना चाहिए? डिविडेंड टाइम के ऊपर देना चाहिए। अगर वो आपके यहाँ पे फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी होगी, आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सारा जो उसके, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन इन्वेस्टर्स के पास में कंपनी की बैलेंस शीट भेजी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बेसिकली क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपका ओनर है या जिसका भी आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, उसको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आप अपनी बुक्स में लॉस दिखा रहे हो, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहे हो, इनकम कम दिखा रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये बेसिकली किसके लिए हार्मफुल होती है? दिस इज हार्मफुल फॉर द इन्वेस्टर। जो आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए ये हार्मफुल होती है, तो आपको इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके बाद इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो भी वो पैसा आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी उसको सेफ्टी देनी चाहिए कि उसने आपको पैसा प्रोवाइड किया, उसने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो आपके पास उसका पैसा सेफ है। जो आपके माइनॉरिटी मेंबर्स हैं, है ना, जिनके पास बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ परसेंट शेयर आपकी कंपनी के होल्ड कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने शेयर होल्डर्स को ये अश्योर करना कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, आगे फ्यूचर में भी ग्रोथ करेगी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी।
कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करें, कोई बिजनेस को कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से एक अननेसेसरी का कोई डैमेज या रिस्क जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो और कोई भी किसी भी तरीके की कोई मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी गलत इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इन्वेस्टर ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अब आप उस कंडीशन को जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे जिसको देखते हुए उसने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज मिसलीडिंग, ठीक है। एक्चुअली वो सिचुएशन थी नहीं, लेकिन आपने क्या किया, वो सिचुएशन दिखा करके और उसका इन्वेस्टमेंट आपने ले लिया, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी चीज अच्छी नहीं है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो नहीं होनी चाहिए, एंड दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यू कैन से these are the responsibilities of the business towards the owner or investor। अब दूसरी बात, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज के प्रति भी कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सक्यूज मी, बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो कि आपने फेयोल का प्रिंसिपल भी पढ़ा है कि जो जितना काम करे उसके प्रोपोर्शनेट उसको सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, और यू कैन से इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जो जितना काम करे उसके प्रोपोर्शनेट उसको सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो टाइम पे सैलरी का पेमेंट करे, बिल्कुल फेयर पेमेंट करे, ठीक है, जिसका जितना बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करे, ठीक है। प्रोवाइडिंग कोजेनियल वर्क एनवायरनमेंट। कॉन्जेनियल वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉन्जेनियल वर्क एनवायरनमेंट मतलब एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट, सूदिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग लगता हो, जिसमें एम्प्लॉय खुश रह सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, वो एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एडुकेट सेफ्टी डिवाइसेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिवाइसेस है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, यानी प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, प्रॉपर फर्स्ट एड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप माइनिंग वगैरह में डील करते हैं तो उनके लिए पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे हेलमेट होना चाहिए, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं तो हेलमेट, बूट, ये सब चीजें जो है वो सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल होने चाहिए आपके एम्प्लॉय के लिए। दूसरी बात, उसको आपको अश्योर करना चाहिए, उसको हमेशा जॉब गारंटी देनी चाहिए। अगर आप उसको जॉब गारंटी देंगे तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ में सस्टेन कर सकेगा, लंबे टाइम तक आपके साथ में रहेगा। और अगर आप जॉब गारंटी दोगे तो उसमें आपका भी फायदा है, वो अपने एफर्ट अपनी जॉब को सिक्योर करने में नहीं लगाएगा, आपके काम को पूरा करने में लगाएगा। अगर आप उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं दोगे तो उस केस में क्या होगा कि वो अपने सारे एफर्ट्स कहाँ लगाएगा? अपनी जॉब को सिक्योर करने में, ठीक है। आपका टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो टर्नओवर, आपका जो टर्नओवर रेट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों ज्यादा हो जाएगा? एट्रिशन रेट है, टर्नओवर रेट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जॉब यहाँ सिक्योर नहीं है, तो अगर मुझे कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं वहां पे स्विच कर लूंगी। लेकिन अगर आप जॉब सिक्योरिटी देंगे तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉय का नहीं, आपका भी फायदा है, ठीक है। सबको प्रमोशन की, एडवांसमेंट की, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। एक एम्प्लॉय आपके यहाँ तभी रह सकता है जब उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, टाइम के ऊपर प्रमोशन मिल रहा हो, इंक्रीमेंट मिल रहा हो, ग्रोथ मिल रही हो, ठीक है, तब वो आपके यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, फ्री मेडिकल केयर, लीव विद पे। अभी आपको इस तरीके की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है कि वो अपनी ही प्रीमिसेस के अंदर क्या करती है, जो स्टाफ क्वार्टर्स बनवाती है, उन स्टाफ क्वार्टर्स को कम रेंट के ऊपर अपने एम्प्लॉयज को देती है ना। फ्री मेडिकल सर्विसेज देती है, लीव विद पे, जैसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको 1 साल 2 साल हो जाते हैं, ठीक है, जो मस्टर्ड रोल के अंदर आपके इनरोल हो जाते हैं, तो उनको वो क्या कहते हैं, लीव विद पे जो होता है वो कुछ ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है वो फिक्स होती है कि इतनी जो लीव्स हैं हम विद पे देंगे। तो इस तरीके की फैसिलिटीज जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय को देनी चाहिए। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज देनी चाहिए,
ठीक है। एंश्योरिंग, वो कैसे दे सकते हो आप, टाइम टू टाइम के ऊपर लोग अपने यहाँ पे वर्कशॉप करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, ठीक है, पार्टीज रखते हैं, पिकनिक्स रखते हैं, तो इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उससे आपका एम्प्लॉय जो होता है वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की वजह से भी हुआ है, तो उस प्रॉफिट में आपके एम्प्लॉय का भी एक शेयर होना चाहिए, ठीक है। आप उस शेयर को बोनस के फॉर्म में दे दो या इंसेंटिव्स के फॉर्म में दे दो, उसका कुछ ना कुछ शेयर उसके अंदर होना चाहिए। उसको एक ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वर्कर है, आपके यहाँ काम करता है, तो वो भी एक इंसान है, ठीक है, उसको आपको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए। और देखो क्या होता है कि वर्कर्स की पर्सनल प्रॉब्लम को ध्यान में रखना, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर, और दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम में इंगेज रहेंगे तो वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी, और देखो क्या होता है, जहाँ पर्सनल चीजों में आप परेशान हो तो प्रोफेशनली भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, टाइम टू टाइम के ऊपर अपनी एम्प्लॉयज की काउंसलिंग वगैरह करवाती है, ताकि अगर उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड्स द these are the responsibility of the employer towards the employee, यानी एक बिजनेस की, एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सारी एम्प्लॉय के प्रति। थैंक यू। बाकी का जो है आगे का कंटेंट हमारा बाकी है, ठीक है। और भी स्टेक होल्डर्स हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी ना किसी तरीके से बिजनेस उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनके लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट वो लेटर ऑन, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।